और फिर आपकी लग्जेशन इंजरीज़ हैं। तो लग्जेशन इंजरीज इस तरह है कि इनके अंदर आपका टूथ फ्रैक्चर तो नहीं होता, लेकिन या तो उसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको डैमेज होता है, या फिर टूथ की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी लैटरली हो सकती है, इंट्रूजन की फॉर्म में हो सकती है, एक्सट्रूजन की फॉर्म में हो सकती है, और उसके साथ आपकी जो एल्वियोलर बोन है या सॉकेट है वो भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास कंकशन आ जाती है। तो कंकशन सिंपल है कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर आपको आपके टूथ पे ट्रॉमा हुआ है तो उसके बाद जो टूथ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा। तो उसमें जो एक ही आपको सिम्टम मिलता है वो टेंडरनेस टू परकशन का होता है, जबकि ना टूथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं डिस्प्लेस होता है और ना ही उसकी मोबिलिटी में कोई चेंज आता है। यानी वो नॉर्मल मोबिलिटी होती है उसकी, और सिर्फ वो टेंडर टू परकशन हो जाता है। तो उसके लिए आपने और अगर उसका आप रेडियोग्राफ कर लें तो उसमें कोई आपको एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी। तो ट्रीटमेंट उसकी सिंपल ये है कि उसको आपने एक्लूजन से आउट कर देना है, ठीक है। तो उसके जो अपोजिंग टीथ है आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं कि ताकि वो एक्लूजन में ना आए। तो जब उस पर एक्लूजल फोर्सेस नहीं पड़ेंगी तो उसको बेसिकली थोड़ा सा रिकवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा, और फर्दर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ये देखते रहें कि वो वाइटल रहता है या नहीं। फिर सबलग्जेशन में ये होगा कि स्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं टूथ के उन्हीं की इंजरी है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रही, यानी दांत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही पड़ा रहेगा, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा उसमें मोबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें आपके पास दो सिम्टम्स हो जाएंगे, एक ये कि दांत हॉरिजॉन्टली मोबाइल होगा और दूसरा ये कि वो टेंडर टू परकशन होगा। और इस केस के अंदर आपके पास यूजुअली आपकी जो सल्कस होती है, जिंजिवल सल्कस, उससे ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीवियर ट्रॉमा है एज़ कम्पेयर टू कंकशन। रेडियोग्राफिकली इसमें भी आपको कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, और ट्रीटमेंट इसकी भी सिंपल है, अनलेस कि आपकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप दांत को स्प्लिंट कर सकते हैं। और फिर थर्ड है उसमें एक्सट्रूसिव लग्जेशन। तो एक्सट्रूसिव लग्जेशन में ये होगा कि दांत अपने सॉकेट से थोड़ा सा पार्शली बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे वो ये होंगे कि सबसे पहले तो वो दांत आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल अदर टीथ। दूसरा ये होगा कि क्योंकि ऑब्वियसली उस पर ट्रॉमा हुआ बाहर की तरफ आया तो उसकी थोड़ी सी मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई होगी। और थर्ड ये है कि उसमें लाजमन आपकी जो जिंजिवल सल्कस है वहाँ से पीडीएल को डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग होगी। और जब इसको आप रेडियोग्राफिकली देखेंगे तो ऑब्वियसली जब वो एक्सट्रूड हुआ है तो जो एपिकली आपकी पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस है वो वाइडेंड हुई होगी, यानी दांत के एपिकली और बोन के दरमियान में थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया होगा। और फिर उसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके जाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप ये करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, और या तो सिंपल फिंगर प्रेशर से आप उसको अपने सॉकेट में वापस प्रेस कर देते हैं, या फिर एक टंग ब्लेड के थ्रू उसको कहते हैं बाइट करें, तो वो बाइटिंग फोर्स के साथ वो अपने सॉकेट के अंदर वापस चला जाता है। उसके बाद दांत को आप थोड़ी देर के लिए 2 to 3 वीक्स के लिए स्प्लिंट कर दें, ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के बाद वहाँ पे स्टेबल हो जाए। और ऐसे दांतों की जो वाइटैलिटी होती है वो यूजुअली देखा गया है कि अगर इनिशियली आप टेस्ट रन करें और नेगेटिव आ रही हो तो वो कुछ अरसे तक रिकवर कर सकती है। तो इसमें पीरियोडिक इवैल्यूएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर तो आपके पास ऑब्वियस साइंस नेक्रोसिस के नहीं हैं तो इट इज़ बेस्ट कि आप थोड़ी देर उसका वेट करें। पॉसिबल होता है कि जो उसकी वाइटैलिटी है वो दोबारा मेंटेन हो जाएगी। वो ये कहता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आपने उसको ज़रूर चेक करना है, लेकिन अगर 6 मंथ्स के अंदर भी नहीं आ रही, उसकी मतलब वाइटैलिटी नेगेटिव ही रह रही है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन वाइटल हो गया हुआ है, और उसके अंदर आप फिर जो अपना RCT का प्रोसीजर है वो कर देंगे। और फिर आपकी लैटरल लग्जेशन है। लैटरल लग्जेशन का मतलब ये है कि जो उसका लॉन्ग एक्सिस है, यानी इंसाइजो जिंजाइवली, इस डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में जो टूथ है वो डिस्प्लेस हो गया ट्रॉमा की वजह से, तो वो आपका फेशियल हो सकता है, लिंगुअल हो सकता है, मीजियल हो सकता है, डिस्टल हो सकता है। तो इन डायरेक्शन में जब आपका टूथ डिस्लोकेट हो जाएगा या डिस्प्लेस हो जाएगा तो आप उसको लैटरल लग्जेशन कहेंगे। तो वो यूजुअली ये कहता है कि अपर टीथ के अंदर होता है ये, और यूजुअली आपके पैलेटल साइड पे ये
डिस्प्लेस होते हैं। और उसके साथ एक फ़ीचर जो अभी तक पीछे वाली लग्जेशन इंजरीज़ में नहीं आया, वो इसमें ये होगा कि जो आपकी एल्वेलर सॉकेट है वो भी साथ इसके फ्रैक्चर हो जाएगा। तो रेडियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो एक ही सिम्टम साइन आपको मिलेगा, वो ये होगा कि जिस डायरेक्शन में वो दांत डिस्प्लेस हुआ है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी जो पीडियल स्पेस है वो वाइड हुई होगी। जिस तरह आपने एक्सट्रूसिव लग्जेशन में देखा था कि एपिकली जो पीडियल स्पेस थी वो वाइड हुई थी, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल टूथ जो है वो पैलेटली डिस्प्लेस हुआ है तो फेशियल साइड पे जो आपकी पीडियल स्पेस है वो वाइड हुई होगी। उसके अलावा कोई रेडियोग्राफिक फीचर नहीं होगा, अनलेस के जो बोन का फ्रैक्चर है वो आपको नज़र आ रहा है, टूथ का और कोई जो है वो साइन एक्सरेज पे नहीं मिलेगा। तो ट्रीटमेंट उसकी ऑलमोस्ट सेम है जैसे एक्सट्रूसिव लग्जेशन की थी, कि जहाँ से वो दांत मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से इस पोजीशन पे आया है तो उसमें आपने लोकल एनेस्थीसिया दे के तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जाना है और तकरीबन 3 वीक्स के लिए उसको स्प्लिंट कर देना है, ताकि वो नई पोजीशन मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वो दोबारा जो है वो स्टेबल हो जाए। और उसके अलावा पीरियडिकली आपने उसका वाइटैलिटी का टेस्ट करते रहना है। अगर तो वो नेगेटिव मतलब नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली उसमें आरसीटी करनी पड़ेगी फिर। और नेक्स्ट है फिर इंट्रूसिव लग्जेशन। तो इंट्रूसिव लग्जेशन के अंदर ट्रॉमा के बाद आपका जो टूथ है वो इनटू द सॉकेट डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी अपनी एपिकल डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेस होगा और उसके साथ उसका जो सॉकेट होगा वो भी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जो क्लिनिकल फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे वो डिपेंड करेंगे इस पर कि आपका कितना पोर्शन ऑफ द टूथ है जो इंट्रूड हुआ है। अगर तो वो फ्यू मिलीमीटर्स है तो पॉसिबल है कि आपका ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होंगे और ना वो टेंडर टू परकशन होगा, ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स होंगे। जबकि अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो और साथ आपका एल्वेलर सॉकेट का भी फ्रैक्चर हो जाता है, फिर उसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। तो यूजुअली वो ये कहता है कि आपका जो टूथ होता है वो आफ्टर ट्रॉमा क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है और प्लस इंट्रूजन हुई होती है दांत की, तो बहुत जो क्लिनिकल क्राउन रह जाता है वो बहुत थोड़ा विजिबल होता है। तो ऐसे अपीयर होता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा इंट्रूजन हो गई है दांत की, लेकिन जब आपकी सॉफ्ट टिश्यू की जो स्वेलिंग है वो ठीक होती है तो उसके बाद आप को पता लगता है कि उसका एक्सटेंट इतना नहीं था। और यूजुअली वो ये कहता है कि जो इंट्रूडेड टीथ होते हैं वो एक तो मोबाइल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रूडेड टीथ, क्योंकि इंट्रूजन के बाद जो उसका बेसिकली जो सारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो बोन के अंदर ही प्रेजेंट है, जबकि एक्सट्रूजन या एक्सट्रूसिव लग्जेशन के बाद पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो उसका रूट का बोन के साथ होना चाहिए था वो बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है कि रेडियोग्राफिकली आप देख लेते हैं तो उस दांत का जो CEJ का लेवल होता है वो एडजेसेंट दांतों के लेवल से एपिकली प्रेजेंट होता है, यानी बोन की तरफ आप समझ लें कि होगा। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट एंगुलेशन से कि वो जो साइनस है उसके अंदर तो नहीं गया हुआ, या नेज़ल कैविटी वाली एरिया में तो इंट्रूड होके नहीं चला गया। और फिर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा दांत है जो इंट्रूड हो गया है। पहली बात है कि अगर तो वो प्राइमरी टूथ है तो इनिशियली आपको उसमें कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली आपके जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली री इरप्ट कर जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर आपका जो प्राइमरी टूथ है वो इतना इंट्रूड हो गया है कि परमानेंट का जो टूथ बड पड़ा हुआ है उसको डैमेज कर रहा है, फिर आप जो प्राइमरी इंट्रूडेड टूथ है उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर यह है कि अगर आपका परमानेंट टूथ इंट्रूड हो गया तो अगर तो वो अभी फॉर्मेशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी और उसका जो एपेक्स है वो इमेच्योर है, तो उसमें भी आप यही करेंगे कि वेट करेंगे, स्पॉन्टेनियसली री इरप्शन का वेट करेंगे और उसकी ऑब्वियसली आप वाइटैलिटी देखते रहेंगे। अगर तो वो नॉन वाइटल हो जाता है तो फिर आप उसके अंदर एपेक्सिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एपेक्स है वो ओपन है, या फिर आप उसमें रिवैस्कुलराइजेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर तो वो री इरप्ट नहीं कर रहा स्पॉन्टेनियसली, फिर आप उसको ऑर्थोडोंटिकली एक्सट्रूड करके ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। और अगर वो परमानेंट टूथ है जिसकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई हुई है तो यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और आपका जो टूथ है वो नेक्रोटिक हो जाता है, तो उसके अंदर भी आप जो है वो रूट कैनाल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं।
बाकी जो आपका परमानेंट टूथ है वो भी यूजुअली स्पॉन्टेनियसली री-इरप्ट कर जाता है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास ऑर्थोडोंटिक फोर्स यूज़ करने की चॉइस होगी। तो लास्ट जो हमारी इसमें डिजीज़ है या ट्रॉमा की क्लासिफिकेशन है वो एवल्जन है। तो एवल्जन या एक्स आर्टिकुलेशन का मतलब है कि ट्रॉमा के बाद आपका जो टूथ है वो सारे का सारा सॉकेट से बाहर आ गया हो। तो उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करना है, तो उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है और बेसिकली टाइम बेस्ड है। तो अगर तो वो दांत, पहली क्लासिफिकेशन है कि उसी वक्त आपने जो पेशेंट है उसने ख़ुद से या डेंटिस्ट से पूछ के तो अपना दांत अपने सॉकेट के अंदर लगा लिया है, रीप्लांट कर लिया है। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड जो क्लास आ जाएगी वो ये होगी कि एटलीस्ट कुछ देर के लिए जो आपका टूथ था वो एक्स्ट्रा ओरली पड़ा रहा, लेकिन वो टाइम पीरियड जो है वो 60 मिनट से कम होगा, तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। और थर्ड जो है कि वो एक्स्ट्रा ओरल जो आपका टाइम है, मतलब टूथ की एवल्जन से लेकर रीप्लांटेशन के दरमियान का टाइम जो है वो 60 मिनट से ज़्यादा था, तो वो थर्ड क्लासिफिकेशन होगी और उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। तो जो पहला है वो है कि आपने इमीडिएटली उसको रीप्लांट कर लिया। अब उसके दो सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये कि पेशेंट ने खुद ही रीप्लांट कर लिया है और उसके बाद डेंटिस्ट को फ़ोन करके मतलब या उसने पूछ लिया किसी तरह, या फिर उसी वक्त उसने डेंटिस्ट से कंसल्ट किया और डेंटिस्ट उसको बेसिकली, अगर वो उसी वक्त डेंटिस्ट से कंसल्ट करेगा तो वो उसको ये बताएगा कि एक तो आपने उसको क्राउन से पकड़ना है दांत को, और जो रूट है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, और उसको सिंपल जेंटल रनिंग वाटर में आपने उसको ले जाना है और उसको साफ़ कर लेना है सिर्फ पानी से ही। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि टूटा हुआ तो नहीं है कहीं से। फिर आपने मुंह को साफ़ कर लेना है कुल्ली शुल्ली करके, और फाइनली आपने उसको अपने सॉकेट के अंदर लगा के तो प्रेस कर लें फिंगर से या बाइट कर लें अगर पेशेंट कंप्लायंट है तो, और यहाँ पे आपका प्रोसीजर इटसेल्फ का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं और बाकी फॉलोअप वो खुद कर लेगा। और दूसरा तरीका है कि अगर तो उसने लगा लिया हुआ है अपने मुंह के अंदर और फिर आपको कॉल किया है या डेंटिस्ट से कंसल्ट कर रहा है, तो उसको सिर्फ ये कहना है कि या डेंटिस्ट के पास आया है वो, तो आपने उस अफेक्टेड एरिया को साफ़ कर लेना है। कहीं लेसरेशन है जिंजिवल ट्रॉमा के साथ तो उसको ठीक कर लेना है, और एक्सरेज करके आपने ये कंफर्म कर लेना है कि जो टूथ रीप्लांट हुआ है उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद आपने उसको फ्लेक्सिबल स्प्लिंट लगा देना है 1 to 2 वीक्स के लिए, और उसको बेसिकली आपने पीरियोडिक फॉलोअप पे रखना है। अगर तो उसके अंदर वाइटैलिटी के साइंस रहते हैं और वो ठीक रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने उसकी फिर RCT कर देनी है बाद में। तो ये सारा प्रोसीजर आपने फॉलो किया है उस टूथ के ऊपर जो कि मैच्योर टूथ था जिसका एपेक्स क्लोज था। अब दूसरा सिनेरियो है कि पेशेंट रीप्लांट करने के बाद आया है आपके पास, और उस जो दांत है उसकी एपेक्स जो है वो ओपन है। तो इस केस के अंदर भी आपकी जो ट्रीटमेंट होगी वो बेसिकली सेम होगी कि आपने उसको कोई लैसरेशन वगैरह है तो वो ठीक करनी है, एरिया को आपने रिंस कर देना है, उसको साफ़ करना है, और इम्प्लांट के अनुसार जो रीप्लांट हुआ है टूथ उसकी जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग से उसकी नॉर्मल पोजीशन आपने डिटरमिन कर लेनी है और उसको स्प्लिंट कर देना है। फिर जितनी आप जल्दी बेसिकली उसको रीप्लांट कर देंगे उतना उसका चांस है कि जो प्रोग्नोसिस होगा वो फेवरेबल होगा। तो अगर तो आपके पास इमेच्योर टूथ के अंदर फॉलोअप के ऊपर यूजुअली वो कहता है रिवैस्कुलराइजेशन हो जाती है, उसकी वाइटैलिटी मेंटेन रहती है, तो फिर तो आपने मज़ीद कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी जो रूट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर साइंस ऑफ नॉन वाइटैलिटी या पल्पल नेक्रोसिस शो होते हैं तो उस केस के अंदर आपने उसकी फिर पल्पेक्टमी करके तो उसकी एपेक्सिफिकेशन करें या फिर उसकी रिवैस्कुलराइजेशन अटैम्प्ट करें। फिर जो दूसरा आपके पास क्लास आ जाती है वो ये है कि विदिन 60 मिनट्स उसको रीप्लांट करना है आपने, यानी पेशेंट आपके पास आधे घंटे के बाद आया और आपने उसको ज़रूरी प्रोसीजर्स करके तो विदिन 60 मिनट्स उसको रीप्लांट कर दिया। तो उसमें सारा प्रोसीजर क्या होगा, और दूसरा ये कि जब वो आधे घंटे के दरमियान में वो आ रहा है डेंटिस्ट के पास तो वो किस मीडियम में उस दांत को रख के लेके आए। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन जो वो बताता है वो है कि आपका हैंक्स बैलेंस्ड सॉल्ट सोल्यूशन होता है। अब ये क्योंकि यूजुअली अवेलेबल नहीं है तो जो पेशेंट के पास नॉर्मल चॉइसेस हैं वो उसके अपना सलाइवा है, यानी वो अपने ही मुंह में रख ले साइड पे वेस्टिब्यूल के अंदर और आ जाए, या मिल्क उसके लिए एक फेवरेबल मटेरियल है, कोकोनट वाटर है और एट्सेट्रा, ये टेबल है उसका वो देख लें।
तो अब पेशेंट आया है आपके पास विदिन 60 मिनट्स, और आपने क्या करना है, तो ये फ़्लो चार्ट है सारा कि उसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले आपने उसको एनेस्थीसिया देना है, सॉकेट जो है वो उसको इरीगेट करना है और एग्जामिन करना है कि उसका फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। अगर उसका फ्रैक्चर है तो आप ऑब्वियसली फ्रैक्चर्ड पार्ट्स को आप रिमूव कर देंगे वहाँ से। और उसके बाद आपने एक्सरेज भी कर सकते हैं, CBCT भी कर सकते हैं, ये पोजीशन ये डिटरमिन करने के लिए कि एक्सरे जो सॉकेट है वो फ्रैक्चर्ड है या नहीं है। और उसी के साथ आप उसकी जो टूथ है उसकी पोजीशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर तो वो क्लोज्ड एपेक्स है उस टूथ की, यानी मेच्योर टूथ है, तो आपने उसको फ्लेक्सिबल स्प्लिंट लगा देना है, उसको रीप्लांट करना है, उसकी पोजीशन कंफर्म करनी है एक्सरे से, और उसको स्प्लिंट कर देना है 2 वीक्स के लिए। और उसके बाद आपने 1 वीक से 10 डेज़ के बाद रीप्लांटेशन के उसमें RCT स्टार्ट कर देनी है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं करनी। उसकी RCT स्टार्ट कर दें और 4 वीक्स तक उसके अंदर आप इंट्राकेनाल मेडिकेमेंट डाल के रखें, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। ये बेसिकली आपकी रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा, जो आगे जाके हम देखेंगे कि रिजॉर्प्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और वो किस किस तरह से हो सकती है। तो यूजुअली एवल्जन के केसेस के अंदर रिजॉर्प्शन होती है आपकी, तो अगर आप इमीडिएटली उसको RCT कंप्लीट कर देंगे ऑब्जर्वेशन, तो उसके चांस ज़्यादा होंगे, जबकि कुछ अर्से के लिए अगर आप इंट्राकेनाल मेडिकेमेंट देंगे तो वो उसके चांस कम हो जाएंगे। हाँ, दूसरा सिनेरियो है कि आपका एपेक्स ओपन था, इमेच्योर टूथ था, तो उसके अंदर आपने रीप्लांट करने से पहले जो रूट है उसको डॉक्सीसाइक्लिन और अमीनोसाइक्लिन या अमीनोसाइक्लिन 1 मिलीग्राम पर 20 मिलीलीटर सलाइन की फॉर्मुलेशन के अंदर 5 मिनट के लिए आपने उसको सोक करना है। उसके बाद आपने उसको 2 वीक्स के लिए फ्लेक्सिबल स्प्लिंट कर देना है और उसको फॉलोअप पे रखना है। अगर तो उसके अंदर साइंस आते हैं नेक्रोसिस के, फिर आपने उसके अंदर RCT करनी है, अगर नहीं आते तो फिर उसको वैसे ही चलने दें। और RCT ऑब्वियसली आप उसकी एपेक्सिफिकेशन के बाद ही कर सकेंगे, क्योंकि उसका एपेक्स ओपन है, या उसमें रीवैस्कुलराइजेशन भी अटैम्प्ट की जा सकती है। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो ये है कि 60 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया एक्स्ट्रा ओरली। तो अब जब पेशेंट आएगा तो आपने स्टार्ट का प्रोसीजर सेम है कि आपने लोकल एनेस्थीसिया देना है, सॉकेट को इरीगेट करना है, देखना फ्रैक्चर तो नहीं है, और टूथ की जो नॉर्मल पोजीशन है वो एक्सरे से कंफर्म करनी है। उसके बाद वही सीन है कि क्लोज्ड एपेक्स का अलग है और ओपन एपेक्स का अलग ट्रीटमेंट है। तो जो क्लोज्ड एपेक्स है उसके अंदर आपने जो विजिबली नेक्रोटिक पार्ट होगा रूट के ऊपर, उसको आपने रिमूव कर देना है और उसको आपने 2% सोडियम फ्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करना है, यानी थोड़ा उसके ऊपर 2% सोडियम फ्लोराइड सोल्यूशन लगाना है। फिर आपने उसको रीप्लांट करने से पहले उसकी RCT स्टार्ट कर देनी है, या लगाने के 7 से 10 दिन के बाद स्टार्ट कर देनी है, और बाकी सारा प्रोसीजर वही है। यानी इस केस में आप रीप्लांटेशन से पहले एक्स्ट्रा ओरल ही उसकी RCT कंप्लीट करके, या स्टार्ट करके, कंप्लीट ना करें, स्टार्ट करके उसको रीप्लांट कर सकते हैं। और बाकी सिचुएशन सेम है कि आपने उसके अंदर 4 वीक्स तक कोई मेडिकेमेंट लगानी है ताकि रिजॉर्प्शन के चांसेस कम हो जाए, और इवेंचुअली आपने उसकी ऑब्जर्वेशन कर देनी है। लेकिन क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम है वो ज़्यादा है 60 मिनट से, तो इस केस के अंदर उसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। जबकि अगर ओपन एपेक्स है तो उसी तरह आपने नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव करना है और रीप्लांटेशन से पहले ही RCT जो है वो स्टार्ट कर देनी है, और 4 वीक्स के लिए उसको स्प्लिंट लगाना है, और इवेंचुअली आपने उसकी देखनी है कि क्या सिचुएशन होती है। तो इसमें भी जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है, या तो एंकलोसिस हो जाता है या रूट रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट स्कीम थी ये एवल्यूशन के रिलेटेड थी। अब वो रिस्पांस बताता है एक सिंपल सा कि ट्रॉमा होने के बाद अफेक्टेड टूथ के बाद जो पल्प है उसका क्या रिस्पांस हो सकता है। तो अगर तो ट्रॉमा माइनर था तो पल्पल जो थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा वो रिकवर हो जाएगा और पल्प हील हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि पल्प को जो ट्रॉमा था वो ज़्यादा था, तो जिसके बाद इवेंचुअली पल्पल नेक्रोसिस हो जाएगा। और थर्ड ये होगा कि पल्प कैनाल ऑब्लिटरेशन हो जाएगी। उसमें ये होगा कि आपकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, डेंटिन डेपोजिशन होगी और सारी जो आपकी पल्पल स्पेस है वो कवर कर लेगी, यानी जो पल्प कैनाल है सारी वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी। और फाइनली फिर वो बताता है कि सपोर्टिंग टिश्यूज़ के ऊपर ट्रॉमा का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें बेसिकली उसने रिजॉर्प्शन की डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं। तो सबसे पहले उसमें आपकी है सरफेस रिजॉर्प्शन। सरफेस रिजॉर्प्शन आप इस तरह समझें कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द रूट का इंटरनली या एक्सटर्नली रिजॉर्प्शन हो जाएगी।
तो ये यूजुअली जो माइनर ट्रॉमा होगा उसके अंदर होगा। लक्सेशन इंजरीज़ में भी हो सकता है, रिवल्शन वाली इंजरीज़ में भी ये हो सकता है। और यूजुअली ये रिवर्सिबल होता है अगर आपका पल्प जो है वो वाइटल रहता है, यानी एक स्मॉल पार्ट से आपकी रूट जो है वो रिजॉर्व होगी, और अगर आपका पल्प वाइटल रहता है तो वो पार्ट दोबारा से वो रिपेयर कर लेगी, जो टूथ है वो रिपेयर कर लेगा। अदरवाइज़ अगर नॉन वाइटल हो जाता है तो जितना पार्ट वो रिजॉर्व हुआ है वो रिजॉर्व रहेगा। तो इसको आप कहेंगे कि ये सरफेस रिजॉर्प्शन है। जो सेकंड है वो इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन है या इन्फेक्शन रिलेटेड रिजॉर्प्शन है। तो ये फर्स्ट टाइप से थोड़ी ज़्यादा सीवियर है। इसमें ये होगा कि क्योंकि आपके इन्फेक्शन वहाँ प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी एक्सटर्नली भी ये स्टार्ट हो सकती है और इंटरनली भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया पे रिलेटेड नहीं होगी, जैसे आपकी सरफेस रिजॉर्प्शन थी, ये यूजुअली आपकी एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द रूट को इन्वॉल्व करेगी। एक्सटर्नली स्टार्ट होगी तो इंटरनल तक जा सकती है, इंटरनली स्टार्ट होगी तो एक्सटर्नल सरफेस तक आ सकती है। और यूजुअली आपने इन्फेक्शन जब इसमें ख़त्म कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनली है तो आप उसकी आरसीटी कर दें, एक्सटर्नली अगर वो स्टार्ट हुई है तो देखें कि अगर पेरिएपिकल टिश्यूज़ में इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट कर दें, तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जितनी रिजॉर्प्शन है वो तो ऑब्वियसली हो जाएगी लेकिन फर्दर आगे नहीं जाएगी। और थर्ड आपकी टाइप है रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन, या इसको एंकलोसिस रिलेटेड रिजॉर्प्शन कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो बोन से रिप्लेस हो जाता है, यानी जो आपका नॉर्मल पीडियल स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे आपकी बोन आ जाएगी। ये यूजुअली आपके एवल्जन टाइप ऑफ इंजरीज़ के अंदर होता है, और जितना आपका एक्स्ट्राऑरल ड्राई टाइम ज़्यादा होगा उतने ही चांसेस हैं कि आपकी रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन होगी और टूथ एंकालोज्ड हो जाएगा। तो होगा बेसिकली ये कि जो आपका सीमेंटम और डेंटिन जो है वो डैमेज हुआ है ड्यूरिंग ट्रॉमा, तो वो टूथ का जो पार्ट है वो बोन के कांटेक्ट में आएगा और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वहाँ पे बोन जो है वो सिक्रीट करनी स्टार्ट कर देंगे। जो टूथ है और बोन है उनके दरम्यान में डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा, पीडीएल जो है वो नहीं रहेगा वहाँ पे। तो इस तरह के केसेस आप कहेंगे कि ये एंकालोज्ड टूथ है। अब उसमें जो आप क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर परकशन के ऊपर आपको मेटालिक साउंड मिलेगी, और जब आप एक्सरे करेंगे तो उसके अंदर जो पीडीएल स्पेस होती है वो विजिबल नहीं होगी। आपका जो बोन का एरिया होगा वो डायरेक्टली जो है वो जो टूथ का एरिया होगा वो डायरेक्टली बोन के साथ मिला हुआ होगा।